ये चीज़ बोलते हैं कि मेडिसिन भी जाती है तो पहले इट गोज़ टू लिवर। Yes, absolutely. So everything, anything we ingest, take by mouth, it passes through the intestine. If it gets absorbed, it goes to the liver. पीपल डिले करते हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए। उनको फियर है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, मुझे अननेसेसरी रिपोर्ट्स लिस्ट को नहीं करवा लेंगे. कुछ लोगों को डायग्नोसिस से भी डर लगता है। They have fear of getting labeled as a deceased. There is a entity called preventive health. हम हेल्थ में इन्वेस्टमेंट कब करते हैं? जब प्रॉब्लम्स आते हैं बढ़ जाते हैं। नहीं, उस वक्त तो फिर सर्च करते हैं कि सर अभी मेडिक्लेम नहीं लिया है, अभी मेडिक्लेम लेके 2 साल के बाद फिर अगले डिसीज दिखाएंगे. पर प्रिवेंशन के लिए बिफोर द डिसीज हैपेंस हमने क्या इन्वेस्ट किया? सो अवेयरनेस नहीं है, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और डॉक्टर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रिवेंशन पे फोकस रखे. टाइम देना पड़ेगा पेशेंट को, काउंसलिंग करना पड़ेगा, बिकॉज नॉट गिविंग मेडिसिन समटाइम्स पेशेंट साइकोलॉजी को हर्ट करता है कि सर ने तो कोई मेडिसिन ही नहीं दी. तो सर थोड़ा अल्कोहल के बारे में भी डिस्कस करते हैं। अल्कोहल हम मॉडरेशन नहीं कर सकते. अगर किसी को अल्कोहल की वजह से कोई डिसीज हुआ है, मॉडरेशन में या माइल्ड में भी नहीं लेना है. जो लिवर ट्रांसप्लांट वगैरह होते हैं सर, वो उसमें क्या होता है? हमारा अगर लीवर बिगड़ गया है एक्यूट या क्रोनिक कंडीशन की, लॉन्ग ड्यूरेशन से या शॉर्ट टर्म से, और उसको मेडिकल मैनेजमेंट से रिवर्स या ठीक नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ कंफर्म होता है, तो देन वी रिमूव दैट लीवर एंड इम्प्लांट न्यू लीवर और नियर रिलेटिव्स देंगे जो उसका पीस देंगे. नमस्ते एवरीवन, मैं अनीता सरगरा, क्लिनिकल डाइटिशियन। मैं लोगों को हेल्प करती हूँ न्यूट्रिशन के बारे में अवेयरनेस लाने के लिए। आज हम यहाँ पे आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए, क्योंकि आजकल की जनरेशन में जो लिवर के प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, हम उनको इग्नोर कर रहे हैं जब तक बहुत लेट हो जाता है। जब फैमिली में लिवर सिरोसिस हो जाता है या लिवर ट्रांसप्लांट का टाइम आता है, तब फैमिली बर्डन पड़ जाता है, इवन पैसे भी बहुत सारे वेस्ट होते हैं उसमें, और जो लाइफ होती है इंडिविजुअल की वो भी कॉम्प्रोमाइज होती है। ऐसी चीज़ें जो हम निग्लेक्ट करते जाते हैं, जो हमें पहले ही एड्रेस करनी चाहिए। तो आज हम यहाँ पे आए हैं इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए कि क्या कॉमन प्रॉब्लम है जो हमें एड्रेस करनी चाहिए, आजकल के लाइफस्टाइल में क्या है जो हम मिस कर जा रहे हैं, और उसके कौन से ऐसे टिप्स हैं जो आप टेक होम मैसेज लेके जाएंगे, वो आपके फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स सबको हेल्प करेंगे अगर आप शेयर करेंगे ये नॉलेज उनके साथ में। टुडे आई एम ऑनर्ड टू गेट दिस पॉडकास्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आज के हमारे गेस्ट है डॉक्टर तन्मय व्यास, अ वेरी बिग नेम, और सर ने हमें आज टाइम दिया है एक्चुअली, एंड उनका जो एक्सपर्टीज है, नॉलेज है, क्योंकि हर कोई रीच आउट नहीं कर सकता, और ऑनेस्टली जो रीच आउट करता है वो लंबे टाइम तक वेटिंग में बैठते हैं। तो अगर वो हॉस्पिटलाइजेशन नहीं करना है, अगर वो लॉन्ग टर्म वेटिंग नहीं करना है, अगर वो मेडिकेशंस पे नहीं जाना है, तो आज का जो चीज़ें, प्रिवेंटिव चीज़ें जो डिस्कस होने वाली है, प्लीज़ पॉडकास्ट को लास्ट तक देखिएगा, वो चीज़ें आपको बहुत ही हेल्प करेगी। Dr. Tanmay Vyas, sir, thank you, sir. Thank you for coming and giving your valuable time. Uh, Thank you very much. It's my honor also to be on this platform of podcast, and it will be helpful for audience, I am sure. तो सर, हम आज समझने की कोशिश करते हैं कि लिवर क्या है, कैसे काम करता है, और उस इंफॉर्मेशन को उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो आप तक रीच नहीं कर पाते। सो दैट इज वॉज द मेन पर्पस ऑफ दिस पॉडकास्ट ऑफ। तो सर, बेसिक ये है कि पहले तो लोगों को ये समझना है कि लिवर क्या है और वो बॉडी में क्या काम करता है सर। सो लीवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का. एक्चुअली अगर देखें डिटेल में तो साइंटिफिकली डज डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोर देन 100 फंक्शंस, राइट? बट फॉर ऑडियंस विच आर द मेजर फंक्शंस, तो एक सबसे ईजीएस्ट पार्ट की हम जो भी खाना खाते हैं वो इंटेस्टाइन में जाता है. स्टमक में आने के बाद तो इंटेस्टाइन में बाइल यानी पित्त, वो रस मिक्स होता है और फूड डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो दिस बाइल
पित्त इज सिक्रीटेड बाय लीवर, वो लीवर में से बनता है, आंतों में आता है। डाइजेशन में भी नहीं, उसके बाद एब्जॉर्प्शन के लिए भी बाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो दैट फूड डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, फिर उसके बाद लीवर में गए, फूड के जो सब्सटेंस है वो लीवर में गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वो सब उसका आगे लीवर में जाने के बाद कहाँ पे कितना स्टोर होगा, कितना मेटाबॉलिज्म होगा। सो मेटाबॉलिज्म का मेन पार्ट है वो लीवर से डिसाइड होता है और लीवर में होता है। ये सर मैक्रो बताया आपने, राइट? जी। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी कुछ होता है क्या इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ? थोड़े थोड़े कुछ विटामिन मिनरल्स है, उसका रोल जैसे कि कॉपर है, विटामिन ए है, उसका स्टोरेज है, कॉपर का मेटाबॉलिज्म है, वो सब भी वहाँ पे रोल प्ले करता है। सर ये चीज बोलते हैं कि मेडिसिन भी जाती है तो पहले इट गोज टू लिवर, और उसके बाद में लिवर जहाँ उसका रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे भेजता है, ये सच है सर? Yes, absolutely. So anything we ingest, take by mouth, it passes through the intestine. If it gets absorbed, it goes to the liver. Because उसका blood supply, liver का blood supply ही आता है intestine से। intestine में से जो भी absorb हुआ, वो major blood supply 70% blood वहाँ से ही liver में आता है। तो वो अच्छी चीज आप खा रहे हो या बुरी चीज खा रहे हो, Absolutely. जो भी खा रहे हो वो लिवर में जाएगा। एक मजेदार बात है, अगर ये बात हुई, सॉरी। हाँ। सो इतना ही नहीं कि जो एब्जॉर्ब होता है वो लीवर में जाता है, जो एब्जॉर्ब नहीं भी होता है, अगर कुछ चीज जैसे मान लो कि हमने फाइबर्स खाए, कुछ चीज खाया, प्रोसेस फूड खाया, कुछ भी खाया, अगर वो कुछ पार्ट जो एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो भी इनडायरेक्टली लीवर को पता चल जाता है। मैसेजेस कैसे होता है? हम जो भी खाना खाते हैं उसमें हमारे जो इंटेस्टाइन्स के जो कुछ बैक्टीरिया है, राइट, जो फ्लोरा कहते हैं, इंटेस्टिनल फ्लोरा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हर एक के, जैसे कि हमारी फिंगर प्रिंटिंग है, वैसे ही इंटेस्टाइन के फ्लोरा की भी फ्लोरा प्रिंटिंग है। हर एक के फ्लोरा डिफर करेंगे, अलग अलग टाइप के फ्लोरा होते हैं। कुछ जो 2 ग्रुप के मेजर फ्लोरा है वो हेल्पफुल है, 2 ग्रुप के है वो नेगेटिव है, उसका भी बैलेंस रहता है। और एक इंडिविजुअल में अलग अलग टाइप के फ्लोरा होते हैं। तो वो फ्लोरा, हम जो खाना खाते हैं, अगर वो डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब नहीं होता है तो भी वो फ्लोरा गेट्स अफेक्टेड, बैक्टीरिया गेट्स अफेक्टेड। दे सीक्रेट सर्टेन chemicals, signals which indirectly reaches liver, उसके बाद वो लीवर से फिर पूरे बॉडी में, उसमें मेन ब्रेन। सो एक वहां पे एक लूप बनता है, एक एक्सिस बनती है जिसको हम कहते हैं गट लीवर ब्रेन एक्सिस, एंड इट इज बाय डायरेक्शनल। यहाँ से वहां पे गई, वहां से भी वापस नीचे गट पे आती है। तब भी हम कभी कभी हम कहते हैं कि उसको इंटेस्टाइन को हम सेकंड ब्रेन कहते हैं। राइट, वी डू। गट फीलिंग हम कहते हैं। हाँ, न्यू रिसर्चेस है सर गट पे भी। एब्सोल्युटली। सो हिपोक्रेट्स जो ग्रीक फिजिशियन था, वो ही मेंशन कि ऑल द डिसीजेस हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम इंटेस्टाइन, गट। हम जो खाते हैं, जैसे हमारा आहार है, वैसे ही हमारे विचार होते हैं, उससे वैसे ही वाणी होती है, वैसे ही वर्तन होता है, देन इट बिकम्स अवर बिहेवियर, एंड देन अगेन विशियस साइकिल के बिहेवियर डिसाइड्स व्हाट यू ईट। Yes. So right. this behavior is getting disturbed, and that is why we have been seeing so many liver diseases and metabolic diseases, non-communicable diseases nowadays, because of this disturbance in the loop. अच्छा, तो अभी जो भी आप खाएंगे या फिर नहीं भी खाएंगे, वो एब्जॉर्ब होके लिवर के पास जाएगा। सर, अच्छी चीज खाई तो क्या होगा और बुरी चीज खाई तो क्या होगा? तो जो बैलेंस है, इम्बैलेंस, अगर जैसे डिसीज का बात करें, हम डिसीज से स्टार्ट करते हैं कि जो बैलेंस है इंटेस्टाइन का और केमिकल्स का, बॉडी के केमिकल्स, हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, वो सब का जो इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से डिसीज होता है, वो अगर हम फूड चेंज करते हैं तो वो डिसबैलेंस इंप्रूव होने की पॉसिबिलिटी बहुत रह जाती है। अच्छा। अगेन एक्सपर्ट हेल्प लेनी पड़ती है, डिसीज का नॉलेज होता है, फ्लोरा का पता हो जिनको, डायटिशियन, गुड न्यूट्रिशन कैन हेल्प देम आउट, गुड क्लिनिशियन कैन हेल्प देम आउट, कि फूड चेंज करने से आपका जो इम्बैलेंस है बॉडी में केमिकल्स, हार्मोन्स का, वो वापस बैलेंस में आ जाता है। Not only food, there are certain other things also required, sometimes medicine, sometimes exercise, lifestyle, all matters. So उससे हम वो अगर imbalance change करते हैं, so food is one of them, तो उससे हम imbalance change करते हैं, balance की तरफ जाते हैं, disease gets relieved, symptom gets relieved, और disease sometimes can get cured also. Right sir. पर कभी कभी जैसे टॉक्सिन्स चीजें, प्रिजर्वेटिव्स हैं, केमिकल्स हैं, वो भी खाने पीने की चीज़ों के थ्रू चले जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो बॉडी में नहीं जाने चाहिए। तो अगर वैसा कुछ चला गया
तब लिवर कुछ हेल्प करता है, उसमें भी कुछ लिवर का रोल होता है। यस, एक है कि फर्स्ट पार्ट्स मेटाबॉलिज्म। अगर हम ड्रग की बात करें, दवाई ऑल्सो इज नॉट ए नेचुरल फूड सब्सटेंस, इट इज एन एडिशनल सब्सटेंस विच इज मेडिसिन वी कॉल। Right. सो ड्रग जो है, अगर वो ड्रग भी एब्जॉर्ब होती है तो वो भी वहां पे मेटाबोलाइज होती है, फर्स्ट पास मेटाबोलाइज। टॉक्सिन्स होते हैं वो भी अंदर जाते हैं। इंटेस्टाइन के जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उसके कुछ सब्सटेंस के जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, बट फिर भी वहां पे पड़े हैं, वो सब्सटेंस कुछ केमिकल्स और सब्सटेंस रिलीज होके वो लीवर में जाते हैं। तो लीवर डज डिटॉक्सिफिकेशन ऑल्सो, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन। सो एमोनिया और बाकी सारे काफी सारे हैं, उसका डिटॉक्सिफिकेशन लीवर करता है। सो और उसके बाद जो नॉन हार्मफुल सब्सटेंस है उसको मेटाबोलाइट्स को आइदर वो इंटेस्टाइन में पीत के जरिए वापस स्टूल में एक्सक्रीट होता है या ब्लड में जाके वो हमें हार्मफुल नहीं होते हैं। तो लीवर अगर अच्छा काम करता है तो डिटॉक्सिफिकेशन टेक्स प्लेस वेल। अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है, अच्छी तरह से पेट साफ हो रहा है, तो भी डिटॉक्सिफिकेशन का रोल कम हो जाता है और हमें टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में साइड इफेक्ट्स कम करते हैं। सो इनडायरेक्टली इट इज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर। और अगर एब्जॉर्ब हो गया तो लिवर उसको डीनेचर करता है, ऐसा भी कुछ होता है? डिटॉक्सिफिकेशन करके फिर ब्लड में बेचता है। मतलब जो उसका जो है गुण, जो चीज हमने, जो केमिकल हमने खाया है, उसको लिवर के जो भी एंजाइम या जूसेस होते हैं वो उसको डीनेचर कर देगा। मतलब उसका जो नेचर है वो उसको ब्रेक कर देगा, फिर वो यू कैन से या, बट समटाइम्स वो मेटाबोलाइज करने के बाद वाले सब्सटेंस है वो भी हार्मफुल होते हैं। सो वी कैन नॉट keep on tasting our liver's capacity, right? So it is not that liver is capable of detoxification, we eat anything and it will detoxify. It has its own capacity. So अगर capacity से बाहर जाएगा तो हमें issues आएगा, so then body have to suffer. Right. जैसे आपने बताया कि ब्लड, लिवर, गट एंड ब्रेन एक्सेस, तो सर ये कनेक्टेड कैसे है एक दूसरे के साथ में? आपने बताया पर थोड़ा और ब्रीफ में बताएंगे प्लीज। केमिकल, हार्मोनल, न्यूरो सर्किट, 3 लेवल पे वो सब कनेक्टेड है। ये तो अभी जो रिसेंट अंडरस्टैंडिंग है, बाकी शास्त्रों में काफ़ी हद तक लिखा हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ में लिखा हुआ है, एंशियंट स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है कि भाई ये सब इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, इसलिए फूड का बहुत इंपॉर्टेंट उनमें दिया गया है। सो बट व्हाट आवर करंट अंडरस्टैंडिंग इज कि वन फ्लोरा, देन केमिकल्स, hormones, transmitters, these all will produce this circuit. और सर लिवर डिजीज आजकल बहुत बढ़ते जा रहे हैं, उसको पेंडेमिक भी बोल रहे हैं शायद, और नॉन कम्युनिकेबल पेंडेमिक, एब्सोल्युटली यस सर। और ये जो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, और स्पेशली ये 20s के टीन्स में ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो सर व्हाई इज दिस हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है उसका? राइट। सो 2 points you have made. One, the liver diseases are increasing. Yes, it is increasing. And second, it is also increasing in younger group of people or person, right? So, but it is more in adult, but even youngers are now getting affected with liver disease. Right. So we will just explaining a few things that how it happens. So basically, first most common liver disease अभी fatty liver है। अल्कोहल के बिना वाला फैटी लिवर, अल्कोहल वाला फैटी लिवर डिफरेंट। देन है कुछ वायरसेस की वजह से, कुछ ऑटोइम्यून डिसीज, कुछ पित्त की नलियों के प्रॉब्लम जो बिलियरी डिसीज कहते हैं, वो सब डिसीज है, वो क्रोनिक लिवर डिसीज करते हैं। कुछ है एक्यूट के, कुछ वायरसेस है या ड्रग्स हैं जो एक्यूटली लिवर पे असर करते हैं। एक्यूट यानी ऑल ऑफ ए सडन, अभी तक अच्छे चल रहे हैं, all of a sudden within 7 days liver gets failed, so this is known as acute disease. So acute hepatitis, acute liver failure, these are acute conditions. So chronic conditions में जो ये lifestyle का जो fatty liver का part आया, which is the most common cause of liver disease as of now, which is a most common cause of end-stage liver disease and most common indication of liver transplant, कि इसकी वजह से most common liver transplant जो भी हो रहा है उसमें maximum reason liver खराब होने के फैटी लिवर की वजह से हैं। सो फैटी लिवर इज इंक्रीजिंग, दैट इज व्हाई ऑल द डिसीजेस, लिवर डिसीजेस, वी आर फीलिंग दैट दे आर इंक्रीजिंग। एंड फैटी लिवर is actually a epigenetic disease. So epi means environment, genetic means genetics that you know. So
इट इज नॉट प्योर जीनेटिक, मल्टीपोलीजीनिक डिसऑर्डर एंड एपिजेनेटिक डिसऑर्डर मीन्स कि अगर हम बात करें कि पैटर्नल साइड और मैटरनल साइड की बात करें या मदर या फादर की साइड में किसी को ओबेसिटी है, डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है या सीवियर हार्ट अटैक आया है, तो वैसे पेरेंट्स को जो भी चाइल्ड होते हैं उसकी नेक्स्ट जनरेशन होती है उनको अगर मैटरनल साइड में है तो भी, पैटर्नल साइड में है तो भी, और दोनों की साइड में है तो भी ज्यादा एम्पलीफाई होके जीन्स ट्रांसमिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन। Okay. अभी ये एक जेनेटिक पार्ट हुआ, Yes. अभी दूसरा हुआ एपी एनवायरमेंट। Yes. अभी बचपन से 2 साल का बच्चा कैसे सब लैंग्वेज सीखना शुरू कर देता है, चिल्ड्रन ट्राई टू मिमिक देयर पेरेंट्स, तो उसी तरह से जैसे जैसे वो ग्रो करता है वो देखता है कि पापा ऐसा खा रहे हैं, मम्मी ऐसा खा रही है, Right. दादा दादी ऐसा खा रहे हैं, तो उसी तरह से उसकी डाइटरी पैटर्न, लाइफस्टाइल पैटर्न, एवरीथिंग गेट्स डिटरमाइंड बेस्ड ऑन देयर सीनियर्स और ऊपर की जनरेशन की जो है वो देख देख के करेगा। तो उसका एनवायरनमेंट, उसके पेरेंट्स का एनवायरनमेंट और ग्रैंड पेरेंट्स का एनवायरनमेंट की जैसा ही होगा। और उनको फैटी लिवर है, उनको डायबिटीज है, उनको ओबेसिटी है, तो उनकी लाइफस्टाइल भी खराब होगी तभी आया होगा, उनको भी उनकी जनरेशन से कुछ मिला होगा। सो वैसे वो एम्प्लीफिकेशन होता रहता है, इसलिए यंगर एज में ये बहुत अभी कॉमन मिल रहा है। Right. अभी अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल से, अगर जैसे कि किसी को यंग 28 ईयर मेल है, वो लड़का है, उसको लड़की देखनी है, तो क्या करेंगे? हाइट मैच करेंगे, वेट मैच करेंगे, Right. राइट? सो उसके पेरेंट्स ऐसा ही देखेंगे, वो एक बहुत मोटा है तो उसको भी थोड़ा सा, भले उनको पसंद हो या ना हो, पर थोड़ा मोटे वाले फीमेल ही पसंद करेंगे। पतली होगी तो मिसमैच होगा कि नहीं, वो मैच नहीं हो रहा है, राइट? सो इनडायरेक्टली वी ट्राई टू प्रीफर टू मैच बॉडी हैबिटस एंड सो कॉल्ड वी से हेल्दी पर्सन विच इज एक्चुअली अनहेल्दी, जो ओबेस है वो, तो उसको हम वैसे ही सिलेक्ट करते हैं। तो भाई दोनों के जीन्स मैच हुए, दोनों के जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हुए। तो ये दैट इज व्हाई इट इज नाउ गेटिंग मोर एंड मोर कॉमन, और लाइफस्टाइल धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है, सो उसकी वजह से ये सब इश्यूज आ रहे हैं। तो ये जेनेटिक भी हो गया सर, है ना? एब्सोल्युटली। और सर जैसे लाइफस्टाइल है, तो लाइफस्टाइल में जो कॉम्प्रोमाइज चीजें आजकल हो रही है उसमें सोना, स्लीप एंड स्ट्रेस लेवल्स, क्योंकि स्ट्रेस लेवल उस लेवल तक का है कि लोग बैरफुट चलते थे पहले, अभी ये स्ट्रेस होता है कि अटायर पहनना है तो उसके ऊपर सैंडल्स कौन सी जाएगी, अगर वो नहीं मिल रहे तो भी सबकॉन्शियस लेवल पे वो स्ट्रेस होता है। पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। लेकिन स्ट्रेस मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इतने माइक्रो लेवल से लेके बड़े लेवल तक, क्योंकि लोग मेजोरिटी लोग काम करते होते हैं कॉर्पोरेट्स में, कॉर्पोरेट्स के पॉलिटिक्स भी उनको हैंडल करने होते, तो वो जरा सारा स्ट्रेस। सो योर पॉइंट इज कि लाइफस्टाइल इज getting changed gradually and already has changed gradually. And what does it impact on liver और वो जो or liver disease? वो स्ट्रेस हो रहा है, और जो So sleep, everything comes in lifestyle, so it is a part and parcel of that. And जैसे कि बोला हमने, जो आहार, विचार, वाणी, वर्तन, सब उसका ही है, उसका स्वभाव बन गया, और स्वभाव बन गया और फिर पेरेंट्स के फैमिली में सबको देखा तो वो ऐसे करते हैं तो उनका भी ऐसे ही चल रहा है, राइट? सो तो बेसिकली व्हाट आर द फैक्टर्स वी नीड टू लुक इनटू दैट, के क्या क्या फैक्टर्स एक्चुअली मास लेवल पे इफेक्ट कर रहे हैं। सो वी विल आई विल एक्सप्लेन यू विद सर्टेन एग्जांपल्स कि किस तरह से हमारी लाइफस्टाइल हमें इश्यूज कर रही है और क्यों, क्या, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट। सो एक हम देते हैं कि हमारी वर्किंग पैटर्न, कि हम यूजुअली सबका जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या प्रोफेशनल है, जो भी है, वो जाने के बाद, घर से निकलने के बाद शायद लंच स्किप करते हैं, फिर भूखे रहते हैं क्योंकि कोई खाना बनाने का नहीं होता है, वापस घर आने का टाइम नहीं है, जॉब का प्रेशर है, वर्किंग आवर्स ज़्यादा है, लेट आते हैं, इतने टाइम का वर्क प्रेशर, मेंटल स्ट्रेस, ट्रॉमा, एवरीथिंग इज देयर, एंड दे आर फास्टिंग बिकॉज लंच नहीं लेके गए हैं या लंच वहाँ से नहीं किया है, तो फिर दे विल बी हंग्री अगेन, दे विल ईट लॉट ऑफ डिनर, एंड देन बिकॉज ऑफ मेंटल एंड फिजिकल टायर्डनेस दे विल गो टू बेड। तो यानी हैवी डिनर लिया, लंच स्किप किया, शायद ब्रेकफास्ट भी स्किप किया हो तो पता नहीं है, तो और हैवी डिनर लेने के बाद वो सो गए।
अभी सुबह जल्दी उठना है, वापस जॉब पे जाना है, तो वो स्ट्रेस प्रेशर है, तो जो मेंटल रेस्ट बॉडी को मिलना चाहिए, फिजिकल मेंटल, वो सब होगा नहीं। तो उसकी वजह से हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो रही है कि हमें एडिक्वेट स्लीप और रेस्ट नहीं, बॉडी को नहीं रेस्ट मिल मिलता है। राइट और डाइटरी पैटर्न जो टाइम रिस्ट्रिक्टेड डाइट जो हम कहते हैं, कि जो पहले शास्त्रों में भी लिखा गया है और सब बताते हैं, अभी मेटाबॉलिक जो स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट्स है, रिसर्चर है, वो सब भी बताते हैं कि फर्स्ट हाफ ऑफ डे में आवर मेजर कैलोरी कंजम्पशन शुड हैपन। इन द सेकेंड हाफ ऑफ डे उसमें बहुत कम कैलोरी लेनी है। अभी क्या हो रहा है, एकदम उल्टा, राइट? सो प्रोलॉन्ग फास्टिंग हो गया, पर जब डिनर हुआ, सनलाइट है नहीं, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, मेटाबॉलिक कैपेसिटी, लीवर की सिस्टम, सब एंजाइम्स और मशीनरी अभी रेस्ट पे है, और हम अब खाना खाना ज्यादा दे रहे हैं और फिर सो जाते हैं, फिर भी स्ट्रेस नहीं है। सो अगेन ये स्ट्रेस है ज्यादा, स्लीप एडिक्वेट, बॉडी रेस्ट नहीं मिली, वो वापस गट ब्रेन लीवर एक्सिस और सब एक बाई डायरेक्शनल एक्सिस वापस एक्टिवेट हो जाती है, और फिर डिसीज में ग्रेजुअली कन्वर्ट होती है। ये एक फैक्टर है कि ये टाइम रिस्ट्रिक्टेड डाइट नहीं हो रहा है, वो एक फैक्टर है। सेकेंड फैक्टर, हमारा अभी सब कुछ एक्सेस इजी हो गया है, कि जैसे कि पहले क्या था कि हमें कुछ इसेंशियल फिजिकल एक्टिविटी जो हमारी बॉडी की नॉर्मली होनी चाहिए, वो होती थी। क्यों? क्योंकि स्टेयर्स यूज करते थे, चल के कुछ सब्जी लेने जाते थे या दूध लेने जाते थे, या कुछ भी ऑफिस पे जाते थे, वो जो कॉमन पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो ज़्यादा यूटिलाइज करते थे, बस स्टैंड तक जाना या ट्रेन तक जाना या मेट्रो तक जाना या किसी भी, अभी भी ऐसा कर सकते हैं कि हम जाते हैं तो वहाँ पे हमारी फिजिकल एक्टिविटी, इसेंशियल फिजिकल एक्टिविटी जो बोलेंगे, वो बाय डिफॉल्ट हो जाती है। राइट पर अगर हम 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेके ही यहाँ से जाएंगे तो वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, हम चाहते हैं तो भी नहीं होगी, कि हमें एक्सरसाइज की तो भी बात ही नहीं हो रही है। दैट इज एडिशनल फिजिकल एक्टिविटी, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट इसेंशियल फिजिकल एक्टिविटी, कि हमारे बॉडी को वो चाहिए ही चाहिए, तो वो अभी कम हो रही है। फिर इजी एक्सेस हो, ये हमारा अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है, राइट? सो और वी हैव चीपर ऑप्शंस अवेलेबल एज वेल। ये एक मोबाइल जो पहले यूज नहीं करते थे कुछ लोग, जो अभी हर एक जगह पे, हर एक घर पे, हर एक आदमी के पास मोबाइल है, बिकॉज इट इज इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, इट इज गेटिंग चीपर। इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट इजीली अवेलेबल है, पहले इंटरनेट होना मोबाइल में वो एक लग्जरी थी, बट अभी इसेंशियलिटी हो गई है। सो चीपर ऑप्शंस आर अवेलेबल, अफोर्डेबिलिटी हैज इंक्रीज्ड। फिर सोशल टैबूज आ गए, सोशल टैबूज कि मैं अगर अभी मैं साइकिल लेके जाऊंगा तो कैसा लगेगा, कोई कैसा सोचेगा, अभी तो मेरे पास 2 व्हीलर होना ही चाहिए, राइट? सो वो देख देख के भी और अननोइंगली भी वो अपने आप आ ही जाता है नेक्स्ट जनरेशन में। टाइम का भी रेस्ट्रिक्शन है ना, राइट, सो टाइम का प्रेशर भी है, तो इसलिए मुझे अगर कुछ जाके लेने जाना पड़े और मैं अपना काम करूँ और यहाँ पे बैठे बैठे काम करूँ, और मैं यहाँ से 2-3 प्लेटफॉर्म पे से ऑनलाइन फटाफट मंगवा लूँ, 15 मिनट में मेरे पास चीज आ जाने वाली है, तो मैं क्यों जाऊँ, मेरा टाइम बचो, राइट? सो ऑल दीज डायरेक्ट इनडायरेक्ट फैक्टर have decreased our essential physical activity. So we should be conscious as a society that our essential activities are going down. So we have to do it deliberately. कि जैसे कि ये है तो मुझे कॉफी यहाँ पे देके दी, अगर मुझे पहले लेना होता तो मैं किसी से बेल लगवा के या फोन करके नहीं मंगवाऊंगा, मैं वहां पे जाऊंगा किचन में, वहां से कॉफी लेके यहाँ पे आऊंगा, एक्टिविटी हो गई, मूवमेंट हो गई। Absolutely. So it is known as NEAT, NEAT, Yes. non-exercise activity thermogenesis. तो ये सब छोटी छोटी चीज है। मुझे कहीं पे जाना है तो मैं फोन करके उसको नहीं बुलाऊंगा, मैं अपने स्टाफ को या किसी और को, कलीग को, मैं वहां पे जाके उससे बात करके आऊंगा वापस। उसमें मुझे इंटरकॉम की जरूरत नहीं है अगर मेरे पास टाइम है तो। दैट इज व्हाट मैनेजमेंट आल्सो प्लेज अ रोल, कि हमारा इंटेंशन होगा तो हम ये छोटी छोटी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा सकेंगे। सो those essential physical activity or need will help us burn or take care of the whatever calories we take as a to get all nutritive substance. राइट सर, कि हम कुछ न्यूट्रिटिव सब्सटेंस तो हमें लेने ही पड़ेंगे, और उसके साथ साथ कैलोरी आने वाली है, तो essential physical activity चाहिए ही चाहिए। So this is lacking, so that is why all lifestyle diseases are increasing. और सर जो मील का कॉम्बिनेशन है, जैसे आपने बताया कि जल्दी जल्दी फूड मंगवाना, अगर जल्दी मंगवाना है तो जल्दी आ जाए, तो जल्दी बनना भी चाहिए। तो ऐसी चीजें हैं जैसे वड़ा पाव है, बर्गर्स है, ये सारी चीजें क्विकली बनती है।
इसमें क्या है कि कार्बोहाइड्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, राइट जो कैलोरी आती प्रोटीन माइनर होता है और फैट भी ज्यादा होता है सर। तो सर इसकी भी इफेक्ट है क्या लिवर पे? absolutely very important point, so that we cover it, we consider it as a food related issues, right? So अगर हम बाहर का फूड की ऑर्डर करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वन के रेडी टू कुक इंस्टेंट फूड और प्रिजर्व्ड फूड। ऐसा नहीं आप जो बोल रहे हैं कि वड़ा पाव ही इंस्टेंट आ जाता है, यस भाजी भी इंस्टेंट आ जाती है, सब्जी भी इंस्टेंट आ जाती है, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी स्टोर्ड इट, प्रिपेयर्ड एंड स्टोर्ड इट। यस सो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड वो नहीं है, नहीं राइट? राइट अदरवाइज इट विल टेक टाइम। सो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड नहीं है, प्रिजर्व्ड फूड है, इंस्टेंट रेडी टू कुक, इंस्टेंट मिक्स, ऐसे मिक्स किया और पानी डाला और गर्म पानी डाला और हो गया। तो वो सब फूड है, सो दे कंटेन्स लेस न्यूट्रिटिव सब्सटेंस and they are more in preservative, so it contains salt also, so salt है, sugar है, they are good preservative substance। जो हम अचार बनाते हैं कितना लंबा चलता है, उसमें salt आता है, sugar या आता है, तो वो और sunlight के साथ वो लंबा चलता है, तो those are preservative, भी आता है ना right? So fat भी आता है, oil आता है, right? So those are preservative substance, और वो कुछ additional जो add on किए हैं which are not good for our health, so that is also increasing use of those substances। We also can call it junk food, part of them is comes under junk food। So junk food है, preserved है, tinned food है, वो सब these are having less nutritive values और more calories। तो सर लिवर पे लोड बढ़ाते हैं और वो चीजें Absolutely। कि जो भी आप कैलोरीज खा रहे हो, एक्टिविटी कम हो गई जिससे हमें फूड जैसे लेना Yes, है, yes। वो हमारे न्यूट्रिशन मिल रहा हो वैसा ही फूड लेना है। Yes। वो लेते लेते कुछ कैलोरीज आने ही वाली है, वो कैलोरी को बर्न आउट करने के लिए इसेंशियल फिजिकल एक्टिविटी, और अगर हम ओबेस हैं तो उसको हमें एडिशनल फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है। अगर नहीं किया तो वो इम्बैलेंस हुआ, कहीं पे भी गड़बड़ हो स्टोर गई, होगा, देन इश्यू। तो स्टोर होगा, फैट स्टोर होगा, एब्सोल्युटली और जब स्टोरेज खत्म हो जाएगा तब वो ऑर्गन्स पे आएगा। तो अगर लिवर ही नहीं दूसरे भी ऑर्गन अफेक्ट हो गए, एब्सोल्युटली। सो मेटाबॉलिक डिसीज, उसमें सिर्फ लीवर नहीं आता है, हार्ट भी आता है, किडनी भी आती है, हमारे ओबेसिटी भी आती है, यानी एडिपोज टिश्यू भी आती है, मसल्स भी आते हैं, तो इनडायरेक्टली सब पूरे बॉडी के ऑर्गन, ब्रेन्स में भी वेसल्स भी, ब्लड वेसल्स भी आते हैं, मतलब दोज ऑल विल बी अफेक्टेड। यस, सो मीन्स डाइट प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर हेल्थ एब्सोल्युटली। एंड हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी लिविंग भी। ये तो हम सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, राइट राइट? right। तो केमिकल सब्सटेंस जो भी है, प्रिजर्वेटिव, उसकी बात कर रहे हैं। अगर उससे अलग वे में बात किया जाए तो एवरीथिंग कैरीज एन एनर्जी, राइट? सो द हु प्रिपेयर्स फूड, with Yes। what intention, Yes, who has procured that food, agreed। and who eats with whom, Yes, that also matters a lot। matters। सो केमिकल सब्सटेंस के लेवल पे फिजिकली तो इश्यूज है ही, बट एनर्जी लेवल पे भी इश्यू है कि हम वो खाना खा रहे हैं, उसमें हमें कुछ एनर्जी, यहाँ पे फूड की न्यूट्रिटिव सब्सटेंस और बाकी सारे तरह से बात कर रहे हैं हम, नहीं कैलोरीज की तरह से बात नहीं कर रहे हैं। सो कैलोरीज तो ज्यादा है ही, बट एनर्जी लेस है, न्यूट्रिटिव वैल्यू लेस है, सो हमें फायदा नहीं मिल रहा है, उसका नुकसान हो रहा है। और सर एनर्जी में इंटेंशंस भी आ जाता है, जैसे मम्मी बना रही है एब्सोल्युटली, तो वो 100 बार सोचेगी कि क्या हेल्दी है, क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, प्रिपरेशंस। जो मार्केट वाले लोग हैं या जिनको रेस्टोरेंट चलाना है, तो वो अपना पूरा फोकस रहता है खाने को टेस्टी बनाने के लिए। एब्सोल्युटली। तो मेजोरिटी पाम ऑयल यूज होता है क्योंकि वो टेस्ट को अफेक्ट नहीं करता। वो पाम ऑयल आप हर चीज में यूज कर सकते हो और टेस्ट भी एनहांस होता है उससे। So once in a while is fine, चीज right? But it should not be routine, यस राइट and we should try to focus on what we eat, because all disease starts with what we eat, as we mentioned, and all old। बट जैसे उसने बताया टीनेजर्स राइट, तो जैसे अभी हॉस्टल वाला सिस्टम बहुत बढ़ रहा है क्योंकि लोग बच्चे घर से दूर रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं। तो सर उनको एक्टिविटी लेवल कैसे इम्प्रूव होगा, क्योंकि क्लासेस में तो बैठना ही है, राइट। और फिर लेकिन एक्टिविटीज लेवल और फूड दोनों पार्ट अभी इसमें आएगा, राइट? सो एक्टिविटी लेवल्स तो किसी का भी इंटेंशन चाहिए कि मैं इतना करके भी एक्टिविटी, इसेंशियल एक्टिविटी तो कर ही लूंगा, राइट राइट? तो वो
टू व्हीलर से जाएगा या चल के जाएगा या लिफ्ट से ऊपर जाएगा क्लास में या फिर स्टेयर से जाएगा, उसमें कोई बहुत टाइम नहीं आ रहा। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली, हाँ। क्लासेस में जाना है स्टेयर से जाओ, राइट। पानी पीना है तो मूव आउट, गो टू द प्लेस जहाँ पे पानी है, पियो। अगर आप क्लासेस में बैठे हो, क्लासेस खत्म होता है तो थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लो खड़े होके, तो वो एक्टिविटी भी हेल्प करेगा, राइट? Absolutely, absolutely. राइट। So some amount of physical activity we should incorporate. It doesn't take much time. एनी एज वो ग्रुप, routinely है, एनी एज ग्रुप, any age group. एनी एज ग्रुप, ठीक है। और सर जैसे कि आपने डिसीजेस के बारे में बताया, तो सर कौन से कॉमन डिजीज है जो आजकल दिख रहे हैं लीवर के पॉइंट ऑफ व्यू, लिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से? राइट। सो डिसीज सो मैंने बताया पहले कि फैटी लीवर इज मोस्ट कॉमन, राइट। मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड फैटी लीवर डिसीज, जो यानी हमारा मोटापे के साथ या डायबिटीज के साथ या जेनेटिक्स की वजह से फैटी लीवर आया, उस फैटी लीवर की वजह सर से। सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे फैटी लीवर क्या है? जो नॉर्मल लीवर में भी फैट होता ही है, क्योंकि हमने बताया कि फैट का भी मेटाबॉलिज्म में लीवर मेन रोल प्ले करता है। नॉर्मल लीवर कंटेन्स लेस देन 5% फैट। तो लीवर का वॉल्यूम है, अगर इतना वॉल्यूम है तो उसमें 5% हिस्सा तो फैट का होना ही है। उससे ज्यादा अगर फैट लीवर में है उसको हम फैटी लीवर बोलेंगे, राइट सर। राइट। उसके भी ग्रेड होते हैं, अगर 33% से ज्यादा है ग्रेड 2, 66% से ज्यादा है ग्रेड 3 ग्रेड होते हैं। फिर ज्यादा होने की वजह से उसमें डैमेज होना शुरू होता है, सूजन होना शुरू होता है। डैमेज होने की वजह से उसका हीलिंग होता है तो लीवर हार्ड होता जाता है, धीरे धीरे सॉफ्ट लीवर हार्ड होता जाता है। जितना हार्डनेस बढ़ी कुछ हद से ज्यादा उसको सिरोसिस कहेंगे, कुछ हद से ज्यादा सिरोसिस की हार्डनेस बढ़ी तो उसके साइन सिम्टम्स डेवलप होंगे। सो ये मोस्ट कॉमन लीवर डिसीज अगर हम बोले तो ये फैटी लीवर एसोसिएटेड लीवर डिसीज इज मोस्ट कॉमन डिसीज राइट नाउ। अच्छा, तो सर उसमें से कैंसर भी हो सकता है क्या अगर फैटी लिवर है या फिर? डैमेज लिवर itself is a risk factor for liver cancer. Obesity, because of which fatty liver has happened, that itself is a risk factor for all cancer in the body, including liver cancer. तो सिरोसिस ना हो तो भी कैंसर हो सकता है, फैटी लीवर हो तो कैंसर का रिस्क बढ़ता है, बट फैटी लीवर ना हो तो भी ओबेसिटी की वजह से भी लीवर का रिस्क, कैंसर का रिस्क बढ़ता है। अभी सर ये डेटा है कि लास्ट 15-20 इयर्स में 3 गुना ज्यादा ओबेसिटी बढ़ रही है लोगों में। और जो भी आपने रीजन बताए, एक्टिविटी, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, फूड, वो सब कुछ उसके अंदर आ रहा है। एक ये चीज भी है कि थिन आउटसाइड, फैट इनसाइड। और सर अभी जैसे आपने बोला कि स्टेज लिवर के, तो अगर कोई बंदा ऐसे नॉर्मल विसरल फैट, अगर उसका पेट बाहर दिख रहा है, तो हम उसको बोल सकते हैं क्या कि हाँ इसको फैटी लिवर होगा? सो द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव रेज कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर, राइट। यू कैन कंसिडर इट एज अ रिस्क फैक्टर, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ओबेसिटी में ही फैटी लिवर होगा, तो ये ओबेस बंदा नहीं है, ये थीन आउटसाइड है, अंदर से फैट है, विसरल और फैट बोल रहे हैं। अगर पेट पे चर्बी दिख रही है थोड़ी बहुत भी, एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली बोल सकते हैं लिवर खराब होगा? पॉसिबिलिटी इफ दे हैव जेनेटिक रिस्क। राइट। मदर फादर को, और उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सिर्फ मदर और फादर की साइड में फैटी लीवर या लीवर का डिसीज होना जरूरी नहीं है। वो ना हो, अगर उनको डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक आया है, पैरालिसिस लकवा हुआ है, वैसा कोई रिस्क फैक्टर भी अगर है पापा की साइड में, मम्मी की साइड में या दोनों की साइड में, तो भी उसको फैटी लीवर हो सकता है। सो वन जेनेटिक रिस्क विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन लाइफस्टाइल, कि अगर मसल्स, अरे फैट है बट मसल्स नहीं है और फैट यहाँ पे है, यस सर। सो दैट ऑल्सो एब्डोमिनल सर्कमफरेंस, जो वेस्ट सर्कमफरेंस है, अगर हम रफली मान के चले तो फीमेल को 30-32 इंचेस के ऊपर है तो देन दे आर हैव रिस्क फैक्टर। मेल को 34-36 इंच के ऊपर अगर पैंट्स पहन रहे हैं तो देन तोंद फांद, गुजराती में फांद कहते हैं, हिंदी में तोंद कहते हैं, हम साइंटिफिकली विसरल और एब्डोमिनल एडिपोसिटी और ओबेसिटी कहते हैं। these all are same, and as a Southeast Asian population we are more vulnerable to such kind of abdominal fat issue. हमारा जेनेटिक ही ऐसा है। जेनेटिक ऐसा है, लाइफस्टाइल भी ऐसी है, हम फिजिकल एक्टिविटी, प्ले, स्पोर्ट्स, वो सब हम कम कर रहे हैं, राइट। सो दैट वी नीड टू इंक्रीज। जो फॉरेनर्स अपना रहे हैं अभी, जैसे योगा फॉरेनर्स बहुत कर रहे हैं अभी, वो जो हमारा है। सर ये चीज आपने बताई कि फैमिली में जेनेटिक ये वो, पर फैमिली वालों को ऐसे कौन से सिम्टम्स है वो देख के, सिम्टम्स है
जिससे पता चलेगा कि ये फैटी लिवर है? सिम्टम्स कौन से हो सकते हैं? सो सिर्फ ये सिम्टम्स या सस्पेशन सिर्फ Liver- फैटी लीवर के लेवल पे नहीं, कोई भी लीवर डिसीज पे liver disease। एक कॉमन क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, राइट? सो अगर फैटी लीवर का मेजर अगर मैं बोलूं तो रिस्क फैक्टर्स है एक ओबेसिटी. 90% ऑफ ओबेस पर्सन विल हैव वन और अदर एट वन टाइम और लेटर liver disease. 90%. 60 to 80% would of diabetic person would have liver disease. So अभी और बाद में अर्ली स्टेज वाला, लेट स्टेज वाला लिवर डिसीज उनको होना ही है. सो एक रिस्क फैक्टर ओबेसिटी हो गया, दूसरा रिस्क फैक्टर हमारा डायबिटीज हो गया, तो तीसरा जो एब्डोमिनल ओबेसिटी की बात करी, जो उसमें वेस्ट सर्कमफरेंस आ गया, जिसमें ये चीज हमने बताई 80 सेंटीमीटर 88 सेंटीमीटर के अबाउ है फीमेल और मेल में, तो वो रिस्क फैक्टर है. फैमिली हिस्ट्री में लीवर डिसीज है तो भी वो रिस्क फैक्टर है. पास्ट हिस्ट्री अगर हम बात करें, काफी सारे हमारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि उनको पास्ट रिकॉर्ड उनको पता है कि मैं जब 20 साल पहले मुझे एक बार जॉन्डिस हुआ था, 10 साल पहले एक बार हुआ, अभी 1 साल पहले भी मेरे रिपोर्ट्स गड़बड़ आए थे, पर कुछ पता नहीं चला और अभी ये सब लीवर फेल हो गया. सो प्रायर हिस्ट्री ऑफ एनी हिस्ट्री के भी लीवर के रिपोर्ट्स गड़बड़ आए थे या जॉन्डिस हुआ था, एक बार से ज्यादा जॉन्डिस हो रहा है, देन ऑल्सो देयर विल बी इश्यू. सो दीज आर द रिस्क फैक्टर. फैमिली हिस्ट्री ऑलरेडी हमने बता दी. सो दीज आर द रिस्क फैक्टर. व्हाई वुड दे सस्पेक्ट और दे शुड बी कंसर्न? दे शुड सस्पेक्ट liver disease. They should get an expert's opinion or expert's advice. They get themselves screened for the liver disease. If detect हो गया or redetect हो गया, very good, treat it. So that is what risk factor level पे हमने डिटेक्ट किया. और सर कोई ऐसे सिम्टम्स है क्या कि नॉर्मल लोग भी अगर ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं किसी में तो बता सकते कि देखो ये प्रॉब्लम हो सकती इश्यूज ये है कि दिस लीवर डिसीज इज यूजुअली मोस्ट ऑफ द लीवर डिसीज, क्रोनिक लीवर डिसीज वी आर टॉकिंग अबाउट, कि लंबे टाइम से लीवर का इशू है, तो वो लीवर डिसीज में सिम्टम्स नहीं आते हैं. Yes, that is सो इम्पॉर्टेंट है कि पहले तो हमने रिस्क फैक्टर लेवल पे आइडेंटिफाई किया और उसको ट्रीट किया, यानी रिस्क फैक्टर को ट्रीट किया ताकि वो डिसीज ही ना हो. फिर आया अर्ली स्टेज में डिसीज हुआ, हमें डिटेक्ट करने का. अगर फैटी लीवर का अर्ली स्टेज में है, स्टिल इट इज एसिम्प्टोमेटिक, बट स्टिल वी शुड डिटेक्ट. हाउ? एक है कि हमें जो ये रिस्क फैक्टर के हिसाब से स्क्रीनिंग किया, दूसरा है कि किसी को यहाँ पे डल पेन होता है राइट साइड में, अपर एब्डोमेन, चेस्ट और इसके बीच में डल पेन होता है, वो भी इट कुड बी रिलेटेड टू फैटी लिवर. किसी को सुस्ती रहती है, वेट गेन होता रहता है पर उनको सुस्ती रहती है, बढ़ती जा रही है, दैट ऑल्सो इज अ रिस्क फैक्टर. साथ साथ में ये केमिकल्स की गड़बड़ हमने जो डिस्कस की कि केमिकल्स, हार्मोन्स, लाइफस्टाइल की गड़बड़ की वजह से फैटी लिवर के साथ साथ यूजुअली फंक्शनल बॉवेल डिसीज भी होते हैं. सो इंटेस्टाइन के डिसीज से टोन ज्यादा है, ज्यादा खाने की हैबिट है, ओवर ईटिंग कर दिया, लेट नाइट ईटिंग किया, रात को खट्टा लिक्विड ऊपर आता है, रिफ्लक्स रिगर्जिटेशन होता है, खाने के बाद तुरंत कॉल आता है कि लेटरिन जाना पड़ेगा, किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, इनडाइजेशन होता है, गैस इश्यूज होते हैं. तो ये सब चीज इनडायरेक्टली इट इज एसोसिएटेड विद फैटी लिवर, पर वो उसका कंप्लेन करते हैं, राइट? सो वो हमें अगर ऐसा कुछ हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है अनएक्सपेक्टेडली, तो हमें सस्पेक्ट करना चाहिए. कोई डायबिटिक वाले पेशेंट है, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट है, उनको ऑल ऑफ ए सडन रिसेंटली ओवर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ 6 मंथ उनको ऐसा लगेगा, सर अब मेरा डायबिटीज कंट्रोल में है, सर अब मेरा बीपी की मेडिसिन कम हो गई. सो दिस इज अ अर्ली वार्निंग फॉर अंडरलाइंग एंड स्टेज लिवर डिसीज और लिवर डिसीज प्रोग्रेसिंग. अच्छा. सो दैट इज ऑल्सो वी शुड सस्पेक्ट. और उसके बाद का स्टेज है तो एटलीस्ट उसके बाद तो कॉम्प्लिकेशन का स्टेज आएगा, कंसिक्वेंसेस का स्टेज हो गया सिरोसिस में, कि पेट में पानी भरना, पैरों में सूजन आना, पीलिया होना, खून की उल्टी होना, दिमाग पे असर होना, वो सब चीज लीवर के एडवांस सिम्टम्स है. एटलीस्ट वो सिम्टम्स आए तब तो निग्लेक्ट नहीं ही करना चाहिए. राइट सर. पर जैसे आपने बताया गैस हो रहा है या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो देयर आर पॉसिबिलिटीज, लेकिन सर कभी कभी ऐसा होता है कि पीपल डोंट गो टू द डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते. तो सर उसका व्हाट डू यू थिंक, क्या रीजन हो सकता है कि पीपल डिले करते हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए? क्या वो ऐसा सोचते होंगे कि कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है? So there are so many factors. If we consider psychology or current situation, then there are so many factors. One factor is कि उसमें फॉल्ट किसी का है वो हम नहीं अभी डिस्कस कर रहे हैं, बट सिचुएशन क्या है वो डिस्कस कर रहे हैं कि उनको फियर है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, मुझे अननेसेसरी रिपोर्ट्स लिस्ट वो नहीं करवा लेंगे,
रिपोर्ट्स करवा के मुझे अननेसेसरी ट्रीटमेंट तो नहीं लेंगे, मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं लेनी है, मुझे मेडिसिन नहीं लेनी है मेन। शायद वो ट्रीटमेंट की अवेयरनेस ना हो बट मेडिसिन नहीं लेनी है, वो फियर। अवेयरनेस तो ठीक है सर, कुछ लोगों को डायग्नोसिस से भी डर लगता है। Absolutely. They हाँ they are they have fear of getting labeled as a diseased. यस फॉर यस एग्जाम्पल ये मेरा कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि फीमेल को अगर मैं बोल दूं कि आपको ओबेसिटी है तो उनको बुरा लग जाता है। यस तो इवन सबको, किसी को भी, अगर मेल को भी कभी किसी को बोल दिया कि ओबेस है, यू आर ओबेस, तो उनको बुरा लग जाता है। तो वी ऑलवेज हैव हैबिट ऑफ लेबलिंग व्हाट इज देयर इन, व्हाट इज एबनॉर्मल इन दैट पेशेंट, whether it is related to liver or not, we always try to label because it is his or her healthcare exposure. So our duty is there that we have to treat all those things. So वो भी fear है। दूसरा फैक्टर हम बोल सकते हैं कि अवेयरनेस में हमारा ये अवेयरनेस नहीं है कि there is a entity called preventive health. यस So prevention is very important. So they don't know, they are concerned when they develop symptoms. यस कि अभी मुझे दिक्कत आएगी बाहर से तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, अर्ली मुझे दिक्कत नहीं है तो मैं क्यों जाऊं? अर्ली डायग्नोसिस में नहीं हुआ। Yeah, so in a way it is a lack of from our side also, and thankful to you or other all those who do awareness program. Thank So because of which the people get aware that it is not that the every problem or labeling every problem has solution in terms of medicine. It could be just diet and lifestyle modification which can treat that condition. तो सर आपके पास ऐसा कभी होता है कि पेशेंट आए हम्म। और आपको, रेयरली कोई पेशेंट आते हैं जो जल्दी आ जाते हैं और फिर आप बोल देते हो कि नहीं आप ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो, और तो आपको मेडिकेशन की जरूरत First of सब- all, Anita ji, we appreciate those person who have come or consulted us, or they are concerned about themselves Yes. in an early stage when they don't have symptoms. Yes, sir. So symptoms नहीं है आते हैं तो कुछ लोग consult आते हैं, आते हैं। awareness is getting. So they come. Initially क्या होता है कि कुछ fault का part का, हम कुछ अगर condition की part हम बात करें तो वो डॉक्टर फ्रेटेनी की तरफ से भी है कि पहले awareness नहीं थी। फैटी लीवर अगर 10 साल पहले की मैं मेरी प्रैक्टिस की बात करूं तो 10 साल पहले पेशेंट को अगर सिरोसिस का डिटेक्ट हुआ, हमने उसके 5 साल पहले की सोनोग्राफी, हमने सब फाइल्स देखी, उसमें देखा 5 साल पहले फैटी लीवर था, तो आपने कि मुझे डॉक्टर साहब ने ऐसा बताया कि ये तो कॉमनली होता है, उसका कोई इश्यू नहीं है, निग्लेक्ट करना भी बिनाइन है, That's Right? bad. right? But Yeah. it is not that doctor's fault. It is lack of fraternity, awareness. Right. नॉलेज नहीं था उस वक्त कि ये फैटी लीवर वुड बी द मोस्ट कॉमन लीडिंग कॉज ऑफ लीवर डिसीज, लीवर फेलियर, लीवर ट्रांसप्लांट, राइट? सो वो अवेयरनेस भी इंप्रूव डॉक्टर फ्रेटर्निटी में अभी बढ़ गई है। सो डॉक्टर उनका जो पर्सनल डॉक्टर्स होता है तो वो ये ट्राई टू सेंड दैट पेशेंट, मेक देम अवेयर कि नहीं, ये फैटी लीवर के लेवल पे अगर आपको सिम्टम्स नहीं है तो भी आप कंसल्ट करिए और ट्रीटमेंट करिए। And expert doctors, believe me, expert doctors doesn't say that every solution is it with medicines. They may not give you medicines. They treat with you with no medicine. They may treat you very specific medicines and very effective medications. So that is also very important that they should not be there should not be fear of meeting doctor and Right. और एक last point बताता हूँ, बहुत important है, preventive health बात है, which is a very is core to me because I believe in prevention and everyone must believe. So preventive health के बारे में जो अगर investment की बात करें, मैं financial point of view बात करता हूँ, राइट सर। हम health में investment कब करते हैं? जब प्रॉब्लम्स आते हैं बढ़ जाते हैं। नहीं, उस वक्त तो फिर सर्च करते हैं कि सर अभी मेडिक्लेम नहीं लिया है, अभी मेडिक्लेम लेके 2 साल के बाद फिर अब ये डिसीज दिखाएंगे, राइट? हाँ। सो हम इन्वेस्टमेंट कब किया कि हमारा हेल्थ मेडिक्लेम में इन्वेस्ट किया। अच्छा। हेल्थ में इन्वेस्टमेंट में हम यही एक कॉमन इन्वेस्टमेंट है कि ये हम मेडिक्लेम में इन्वेस्ट किया, Right. मंथली या ईयरली देंगे हाँ। और फिर जब डिसीज होगा तो करेंगे उसका यूज। दूसरा क्या होगा, मर जाने के बाद टर्म प्लान लिया है ऑलरेडी, उसमें इन्वेस्ट किया नेक्स्ट जनरेशन के लिए। पर प्रिवेंशन के लिए बिफोर द डिसीज हैपेंस हमने क्या इन्वेस्ट किया? सो अवेयरनेस नहीं है, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और डॉक्टर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रिवेंशन पे फोकस रखे, टाइम देना पड़ेगा पेशेंट को, काउंसलिंग करना पड़ेगा, बिकॉज नॉट गिविंग मेडिसिन समटाइम्स पेशेंट साइकोलॉजी को हर्ट करता है कि सर ने तो कोई मेडिसिन ही नहीं दी, हाँ, राइट। राइट? बट वी शुड मेक Again- देम अंडरस्टूड कि Yes. ये इसका मेडिसिन इज नॉट अ सॉल्यूशन, इट इज अ डाइट एंड लाइफस्टाइल व्हिच इज इम्पोर्टेंट।
and you are not doing it only for yourself, you are doing it for your next generation as well. Right. So it is very important Right. to have. So this is the message to the audience कि अगर कोई डॉक्टर दवाई नहीं दे रहा है तो दैट्स नॉट अ बैड डॉक्टर. जरूरत नहीं है अगर मेडिसिन देने की तो आपके डॉक्टर आपको मेडिकेशंस नहीं देंगे. और सर आपने ये चीज बताई कि अल्कोहलिक फैटी लिवर और नॉन अल्कोहलिक, तो सर थोड़ा अल्कोहल के बारे में भी डिस्कस करते हैं. सर जैसे अल्कोहल का कंजप्शन कि कुछ लोग छोड़ नहीं पाते अगर, और या फिर कुछ लोग लंबे टाइम तक ले रहे हैं तो वो, और अगर स्टॉप कर रहे हैं कुछ भी करके तो वो लिवर का इफेक्ट, लिवर हीलिंग में कितना टाइम लगता है. और मेजोरिटी लोग जो पुअर पॉपुलेशन है वो देसी दारू जो होता है उसका कंजप्शन भी ज्यादा है. और गुजरात में तो ज्यादा ही है सर बैंड है, लेकिन गुजरात में अल्कोहल बोर्डे की ज्यादा लेते हैं. हमारे जैसे राजस्थान वहाँ पे तो ओपन शॉप्स है, असेस भी इजी है, तो अल्कोहल कंजप्शन एवरीडे हो रहा है. तो सर उसका गट और लिवर का क्या कोरिलेशन है, और उसके लिए आपका कोई मैसेज है क्या सर लिवर के लिए? बहुत सारे क्वेश्चंस आपने एक ही क्वेश्चन में पूछ लिए, बट आई विल समराइज द आंसर. अल्कोहल हम मॉडरेशन नहीं कर सकते. सो वॉट एवर कुछ स्टडी कोट करती है कि ये है वो है कि थोड़े मात्रा में अल्कोहल हार्ट के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है. अगर किसी को अल्कोहल की वजह से कोई डिसीज हुआ है, मॉडरेशन में या माइल्ड में भी नहीं लेना है, नंबर 1. सेकेंड, वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट कि पोटली है या थैली है, पौवा है, क्या है, या बॉटल है, विस्की है, इंग्लिश है, देसी है. we should be refrain from all kind of alcoholic beverages because that alcohol has caused some disease in that patient, right? और एक बार डिसीज आ गया है तो हम उसको प्रिवेंट ही, उसको हमें इनहिबिट करना है, नहीं लेना है. दूसरा, अगर किसी ने अल्कोहल की वजह से उसका लीवर खराब हुआ तो अगर अर्ली स्टेज में पता चला तो, और सब सपोर्ट के साथ, सोशल, पर्सनल, साइकोलॉजिकल और डॉक्टर सपोर्ट के साथ उन्होंने अल्कोहल नहीं लिया, 3 months time, 6 months time, that condition reverses. Great. If it is addressed early and properly. In certain cases, at least complete reversal ना हो तो भी एटलीस्ट इतना रिग्रेस हो जाता है कि उसको यही लीवर पे उसकी लाइफ चल जाती है. राइट. अभी लीवर फेल हुआ है, अल्कोहल की वजह से सूजन आई है, जॉन्डिस हुआ, पीलिया हुआ, पेट में पानी भरा है, बट अगर कुछ सिम्टम्स, कुछ उसके साइंस ऐसे हैं जो डॉक्टर एक्सपर्ट्स कैन टेल कि अभी ये लीवर पे ताकत है, जान है, अच्छी तरह से 3 महीना निकाल लिया और ट्रीटमेंट किया है, फिर उसके बाद नहीं लिया है, उसकी भी ट्रीटमेंट है कि ना ले वापस, वो सब भी ट्रीटमेंट किया, फॉलो अप स्ट्रिक्टली किया, फैमिली का सपोर्ट है, साइकोलॉजिकली पेशेंट्स का डिटर्मिनेशन है, देन दे कैन गेट रीड ऑफ दैट डिसीज इटसेल्फ एंड द लीवर कैन लास्ट फॉर लाइफ लॉन्ग. तो लीवर मतलब फास्ट हील होता है, लिवर रिजेनरेटिव कैपेसिटी है. तो सर ट्रांसप्लांट वगैरह, जो लिवर ट्रांसप्लांट वगैरह होता है सर, वो उसमें क्या होता है? लिवर ट्रांसप्लांट में क्या होता है सर, जो एंड स्टेज? हमारा अगर लीवर बिगड़ गया है एक्यूट या क्रोनिक कंडीशन की, लॉन्ग ड्यूरेशन से या शॉर्ट टर्म से, और उसको मेडिकल मैनेजमेंट से रिवर्स या ठीक नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ कंफर्म होता है, तो देन वी रिमूव दैट लीवर and implant new liver. New liver can be from dead body, brain dead body, where you may get whole liver, और near relatives देंगे जो उसका पीस देंगे. वो पीस देने वाला है, उसमें भी लीवर ग्रो करके 90% तक साइज का हो जाएगा, 95% तक, और जिसमें जिसको दिया है उसमें भी ग्रो कर जाता है. तो लीवर हैज, गॉड तो हमें बहुत सारे जगह पे सब कंसेशंस देते हैं. यस सर. We need to understand this call and we need to follow and have good lifestyle, diet and lifestyle. So ये कहा जाता है कि वारंटी चीजों की होती है, बॉडी की होती है 35-40 इयर्स तक, उसके बाद में जो साइन सिम्टम्स आते हैं वो डिपेंड करता है कि आपने बॉडी का कितना ध्यान रखा हुआ है. सर कुछ प्रिवेंटिव एस्पेक्ट फॉर हेल्दी लिवर अगर आप कुछ शेयर करेंगे प्लीज. एकदम सिंपल मैसेज कि 1, अर्ली ब्रेकफास्ट, हैवी ब्रेकफास्ट, before that exercise. Second, balanced diet, no preserved food, no processed food, freshly prepared cooked food. Fibers, proteins,
complex carbohydrate, certain fats which are good for our body also. So certain unsaturated fatty acids containing foods, वो सब लेना है. बैलेंस डाइट, कोई चीज़ खराब नहीं है, सब अच्छी है. जो रीजन में जो चीज़ फ्रूट्स वेजिटेबल्स अवेलेबल है वो लेने चाहिए. सीजन, जो सीजन में अवेलेबल है वो लेने चाहिए. डिनर, अर्ली डिनर, लेस डिनर. 7-8 बजे के बाद डिनर लेना ही नहीं है, टाइम ना हो तो भी. नहीं टाइम मिला, डिनर नहीं लिया, स्किप इट. skipping meals, breakfast not allowed, lunch skipping not allowed, dinner skipping allowed. ओके, आप skip कर लोगे चलेगा, राइट सर. but no heavy dinners. That is in diet. Second, essential physical activity as we discussed, वो करनी ही करनी है. Try to opt for small 5 minutes non-exercise thermogenic activity sessions, and then do at least 30 minutes walk or other exercise every day, at least 5 days a week. So this all, and again, preventive health पे awareness and focus बढ़ा के investment भी करना पड़े. Whenever you feel that these are risk factors, take experts' help, decide who is expert. Once we have decided this is expert, follow. राइट सर. तो ये तो हमने नॉर्मल पॉपुलेशन का बात किया. और अगर कोई फीमेल है और वो प्रेग्नेंट है, अगर उसको कोई लिवर का प्रॉब्लम, अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक में, अल्कोहलिक, आई डोंट नो हुआ आपके केस कोई आए है कि नहीं आया है. प्रेगनेंसी में तो बहुत यूजुअली राइट सर. तो वो वायरसेस वगैरह भी लगते हैं. तो सर ऐसे केस आते हैं, तो इसका प्रिवेंशन क्या है प्रेगनेंसी के टाइम पे? और अगर आते actually हैं this तो is a very specialized or super specialized topic you have mentioned. प्रेगनेंसी में लीवर डिसीज, कोई भी डिसीज डिटेक्ट होता है तो उसको हमें निग्लेक्ट नहीं कर सकते, एंड वी कैन नॉट डिस्कस फॉर जनरल पॉपुलेशन. सो आई थिंक that gynecologist or obstetrician and their physician should take a call, then what should be done in particular case, and we should get it done there. So it is very important, we should not neglect. And ये एक आया है तो उसके साथ साथ मैं दूसरा एड ऑन कर लेता हूँ, बिकॉज द मेजर कंसर्न आई हैव गिवन दैट प्रेगनेंसी में होगा तो वो तो ऑब्स्टेट्रिशियन का, गायनेकोलॉजिस्ट का या फिर उनके फिजिशियन का काम है, देन दे कैन हैव टेक एक्सपर्ट्स ओपिनियन. बट बिफोर कंसेप्शन, before they plan pregnancy, because we have discussed that it is an epigenetic disorder, next generation is going to get genes getting amplified from both parents and getting manifested in an early age. So ये responsibility होती है parents की, और future parents बनने वाले हैं वैसे वाले, कि pregnancy से पहले, conception से पहले, if they can plan 1 to 2 year with a good healthy diet and lifestyle, this beauty is that these genes are modifiable genes. Okay. They can modify their genes. So if they modify their genes, next generation is less likely to harbor those genetic risks. Right. So I think before pregnancy, they should concern about their metabolic health and body shaping का जो भी जो not physical body shaping, but actually healthy diet and lifestyle modification, and then weight reduction, and those who are overweight or obese should take care of. Even if they are not overweight or obese, healthy diet and lifestyle will have impact on next generation. So this is what should be a clear message to for expectant mother or those who are recently married. Thank you for the next generation. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस. जो भी इंफॉर्मेशन आपने दिया, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको, और आपने बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया. थैंक यू सो मच. ये हमारे ऑडियंस के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. And I must congratulate that this kind of podcast is actually very important, because see, we have seen so many patients coming at an end stage liver disease, and we tell them that we look back in their files, then we say कि ये इसमें warning तो मिल गई थी पहले से ही, Right. why did you neglect it? So but say कि they were not aware about that and nobody told them. So that is also one part. Second part, अगर उनको है तो उनके फैमिली में भी किसी को होगा. कुछ डिसीजेस काफ़ी सारे जो है वो फेमिलियल होते हैं. ऑटोइम्यून डिसीजेस, हेपेटाइटिस बी कैन गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम मैटरनल टू चाइल्ड.
ओबेसिटी, फैटी लीवर का है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज वो, तो उसमें अगर फैमिली को एक ही लेवल पे स्क्रीन करेंगे तो उसमें भी काफी सारे फैटी लीवर मिल जाते हैं. Right, sir. So this is what we can do as a clinician, as a healthcare specialist, when we come in contact with those person or population. Right, sir. But the such podcast can help to reach out to general population so that they know the risk factor, they know the disease, and they identify the risk factor and get themselves screened and treated in an early stage where we can reverse the disease, not only in them, but we can reverse in a next generation or in family members as well. So this Right. is a very important. Right. So best Right. wishes to Thank you you, sir. for your Thank you. future Thank you so much. awareness program. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much for staying with us till the end of this podcast. We truly hope that this information shared have added few value to your understanding about liver and gut health and helped answer few of your questions. मैं आज के हमारे जो गेस्ट थे उन्होंने जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर किया है, आई एम truly really thankful to him. If you found this episode helpful, please don't forget to like, share and subscribe this channel so we can get more authentic science-based information to you. Stay connected with us for such informative sessions. Until next time, please take care of your health because it's truly your greatest wealth. Namaste.